Okay, so this is CFA Level 3 class number 1 for this present batch for August 2026 and for Feb 2027. This is a live class taking place on the app. So those who have joined live, can you please send me a message so that I'm confirmed about the audio and the video quality? Yes, please. Those who are doing live, can you please confirm the audio and the video quality? So I can't see any messages on the app. Okay, now Jay has said that yes, sir, it's audible. And my staff is also saying yes, it's audible. Okay, first of all, for 2 minutes, I'll tell you the energy levels of mine has come down. जो मेरा 8 PM पे एनर्जी लेवल था, वेट करते करते 9:30 PM पे वो ऑब्वियसली डाउन हो गए. और अभी भी स्टाफ ने मेरे से पूछे बिना जस्ट चालू कर दिया, मेरे को पता ही नहीं चला. ठीक है, तो थोड़ा सा आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मेंटल काम टू माई सेल्फ. ओके, सो दैट द बेस्ट क्वालिटी इज कम्युनिकेटेड. ओके, ये सेशन केवल उन लोग के लिए है हु आर न्यू टू CFA लेवल 3. दोज हु डू नॉट नो व्हाट CFA लेवल 3 इज ऑल अबाउट. I can start the session in a very organized manner कि CFA level 3 का क्या curriculum है, how is CFA level 3 different from level 1, level 2, क्या syllabus है, क्या pathway है, ठीक है, कितने number of classes है. I can start with all this, but इससे और ज़्यादा boring लगेगा. तो because of which, let me start with a bang. What is the bang? CFA level 3 should be approached from first principles. When I say first principles, इसका मतलब ये है कि जो आपने लेवल 1, लेवल 2 में लर्न किया है, उसका जो बेस है, दैट इज़ अ वेरी सॉलिड बेस फॉर द पर्पस ऑफ किकिंग CFA लेवल 3. CFA लेवल 3 इज़ फ्रॉम अ फंड मैनेजर्स पर्सपेक्टिव. इट इज़ फ्रॉम अ CIO पर्सपेक्टिव. ओके, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है उसके पर्सपेक्टिव से CFA लेवल 3 का करिकुलम लिखा गया है. जैसे अपने टी शेप्ड स्किल्स का बात करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल टी एंड देन डेप्थ, वैसे ही CFA लेवल 3 में जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है टी का, दैट्स द कॉमन कोर, और जो वर्टिकल पार्ट है डेप्थ, वो है पाथवेज. हॉरिजॉन्टल पार्ट इज द कॉमन कोर एंड वर्टिकल पाथ आर द 3 पाथवेज कि आपको कौन से पार्ट में डेप्थ करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट मार्केट्स. तो आई विल स्पीक ऑल अबाउट इट टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ माई सेशन. अभी मैं एक बार ये दिखाता हूँ हाउ इज CFA लेवल 3 वेरी कॉमन सेंसिकल. तो इन ऑर्डर टू शो यू दैट, लेट मी जस्ट ओपन इस बार का CFA लेवल 3 का मॉक्स. ओके, आई एम ओपनिंग CFA लेवल 3 का मॉक्स इस बार का. ये CFA इंस्टीट्यूट का मॉक्स है. लेट्स हैव अ लुक एट इट. ओके, ये CFA इंस्टीट्यूट का मॉक है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट tough questions. It is a constructive response question और ये गंदे तरीके से CFA इंस्टीट्यूट ने ये सब दे रखा है. Anyway, let's concentrate on the question. ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने easy topic चुना है. In fact, this is one of the most complicated topic according to students. Zaim is a fixed income consultant. He advises institutional and high net worth clients regarding liability immunization and strategies to gain broad bond market exposure. Okay, ये like I think ये वाला जो है ना, ये आइटम सेट है, मतलब ABC वाला है.
लेट मी ओपन अ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, या ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये खोलते हैं. जो पिछले वाला था दैट वाज अ आइटम सेट के लेवल 2 के जैसे, जो एक आइटम सेट होता है विनियट फॉलोड बाय 4 क्वेश्चंस, और ये वाला कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है. दिस इज मॉक टेस्ट ऑफ CFA लेवल 3 CFA इंस्टीट्यूट ऑफ द फेब एग्जाम्स. लेट्स सी. Portfolio construction is the overall topic. Gert Steen chairs DT Bank's Asset Liability Management Committee. The committee is aware that DT Boards of Directors wants to improve the company's competitive position and stock price. The committee discusses DT's capital structure, and Steen notes the following. इक्विटी कैपिटल रेशियो इज 12%, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो इक्विटी है दैट इज 12% ऑफ द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो 88 का लायबिलिटी है, 12 का इक्विटी है. मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ एसेट इज 2, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी इज 1.3. मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब मन में बोल लो. फॉर 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट, the percentage change in the particular asset or liability. The yield on liability is expected to move by 70 basis point for every 100 basis point of yield change in the asset portfolio. Asset का yield अगर 1% change होगा तो liability का yield 0.7% change होगा. ठीक है. Assets are more sensitive, liabilities are less sensitive. Currently, the yield curve is upward sloping. Steen expects the curve to undergo a gradual 200 basis point parallel upward shift over the next 18 months. To take advantage of the current low interest rate, Steen proposes issuing fixed rate bonds maturing 15 years and investing the proceeds in highly rated short-term commercial paper. मैंने कुछ भी समझाया नहीं है जानबूझ के. The committee has decided to reduce the bank's holding of long-term fixed rate sovereign debt securities and to increase commercial lending. New loans would be floating rate, investment grade, and have long-term maturities. So this is the write-up. You can read it twice, thrice, कोई issue नहीं है. Take your time. और mind it, मैंने कुछ भी समझाया नहीं है. I have not explained anything. ऐसा लग रहा है कि 3 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर के पार्ट से, सेकंड क्वेश्चन वो बीच वाले पार्ट से जहां बोला ना कि इश्यू फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स एंड इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर, वो वाले पार्ट से, और थर्ड पार्ट वो जो सॉवरेन डेट सिक्योरिटीज़ को बेच के कमर्शियल लेंडिंग करना. तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होगा. ये कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स है, लिख के आंसर देना है. तो फर्स्ट पार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर से है, बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. सेकेंड पार्ट सीम्स टू बी ऑन बॉन्ड इशू करते हैं और कमर्शियल पेपर में पैसा लगाते हैं. एंड थर्ड पार्ट सीम्स टू बी ऑन सॉवरेन डेट सिक्योरिटी सेल करके कमर्शियल लेंडिंग करते हैं. थोड़ा सा दोस्ती बनाना पड़ेगा क्वेश्चन से, जिससे कि अपने अच्छे से डिस्कस कर पाएँ. एंड फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई हैव नॉट टॉट एनीथिंग. बहुत जन आई थिंक यूट्यूब पे क्लास कर रहे होंगे, बट यूट्यूब का कमेंट्स मेरे को दिख रहा नहीं है. मेरे ऐप पे जो लोग कमेंट करेंगे, जैसे जय, दिस अ स्टूडेंट जिसने कमेंट किया था, ओनली वही कमेंट विजिबल है मेरे को. और टेल मी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको क्या लग रहा है ये सम कितना टफ है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन कितना टफ है? और कोई बोलता है ना 1, 2 ईजी है, तो फिर तुम आंसर भी कर दो. और कोई अगर ये बोलता है कि सर अभी तो पढ़ा नहीं है ना इसलिए टफ लग रहा है, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. बट सपोज यू हैव टू एक्चुअली गेट इनसाइड एंड आंसर द क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हाट योर रेटिंग स्केल इज, बिकॉज यहाँ पे सिंस 8 PM का क्लास कैंसिल हुआ था, तो इन दैट केस मोस्ट पीपल आर डूइंग इट ऑन यूट्यूब. फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ bank's equity capital
from an immediate 50 basis point increase in the level of yield of the asset portfolio. Calculate the percentage change in the value of bank's equity capital from an immediate 50 basis point increase in the level of yield on the asset portfolio. अगर एसेट का यील्ड 0.5% बढ़ गया तो बताओ बैंक के इक्विटी का क्या हाल होगा. एंड ऑब्वियसली इज टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी का क्या हाल होगा. दैट इज द क्वेश्चन. तो in order to give you a perspective, let me discuss it in this manner. Just one second. This is the balance sheet of the bank. You have assets, you have liabilities and you have equity. Assets जो है वो 100 का है, टोटल ये भी 100 है. इक्विटी का वेट दिया था 12%, so this is 12, this is 88. I hope you are okay with this. This is the balance sheet right now and this is market value balance sheet. ओके बोला बैंक को दो चीज़ पे फोकस करना है, एक तो अपने शेयर होल्डर्स के मार्केट कैप पे और दूसरा कॉम्पिटेंसी पे. दैट वाज रिटन इन द क्वेश्चन. इफ यू लुक्ड एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में था कि दो चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड ऑन द स्टॉक प्राइस. सेकेंड लाइन, तो स्टॉक प्राइस पे फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन. आई थिंक दिस पार्ट इज ओके. अब ये बोल रहा है कि जो एमडी है ना, इसका एमडी, इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या था, 2 है. इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2 है, 2. इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1.3 है. आई एम डबल चेकिंग. Yes, 1.3. तो ये बोल रहा है एसेट का जो यील्ड है वाई, इट्स गोइंग टू फॉल बाय 50 बेसिस पॉइंट. फॉल या राइज, राइज ना शायद. व्हाट वाज द फोरकास्ट, क्वेश्चन में था ना. Calculate the percentage change in the value of the bank's equity capital from an immediate 50 basis point increase in the level of yield. 50 basis point yield बढ़ने वाला है. तो 50 basis point yield is going to rise. So if interest rate rises, asset value will fall. MD 2 है, तो इसका मतलब एसेट वैल्यू विल फॉल बाय 0.5 इंटू 2 इक्वल टू व्हाट, 1%. 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1%, विच इज़ नॉट अ फॉर्मूला एटलीस्ट इन माई बुक्स. ड्यूरेशन का मतलब होता है 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने से जो वैल्यू है वो कितना परसेंटेज चेंज होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी. बचपन से पढ़ते हैं. तो MD 2 था और ये बोला 50 बेसिस पॉइंट एसेट का यील्ड बढ़ेगा. तो इन दैट केस 0.5 इंटू 2, 1%, एसेट का वैल्यू गिरेगा. तो एसेट का वैल्यू विल फॉल बाय 1%. एसेट इज 100, तो एसेट वैल्यू विल फॉल बाय 1. लायबिलिटी 1.3 है MD. और क्वेश्चन में बोला था, चेक फोर्थ बुलेट, द यील्ड ऑन लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू मूव बाय 70 बेसिस पॉइंट फॉर एवरी 100 बेसिस पॉइंट ऑफ यील्ड चेंज इन एसेट. तो एसेट का यील्ड अगर 100 बेसिस पॉइंट चेंज होता है तो लायबिलिटी का यील्ड 70 बेसिस पॉइंट. तो एसेट का यील्ड अगर 50 बेसिस पॉइंट चेंज होगा तो लायबिलिटी का यील्ड कितना चेंज होगा, 35. सो 0.35%, 0.35% इज द फोरकास्ट ऑफ इंक्रीज इन लायबिलिटी इंटरेस्ट रेट. 0.35%. आई होप इट इज फाइन. 50 इंटू 70 बाई 100, 100 से 70, तो 50 से 35, 0.35%. So liability will fall by 0.35 into 1.3, which is what?
0.35 into 1.3 is equal to what? 0.455%. Liability will fall by 0.455%. जिसको मन नहीं कर रहा है ना दिमाग लगाने का, that person can leave the class or leave the YouTube. This is not entertainment going on. ठीक है ना? इतने सारे banks है. Those who are banking analysts or purport to become banking analysts, they should know how asset liability management lies at the hard core of banks. And this is a typical example. We have the forecast of asset का yield कितना बढ़ेगा तो asset कितना गिरेगा, liability का yield कितना बढ़ेगा तो liability कितना गिरेगा. Asset 1% गिरेगा, 100 का 1%, 1 का नुकसान इक्विटी को, because if asset falls equity loses. Liability 0.455% गिरेगा, 0.455% of 88, 0.455% of 88, 0.4004. तो liability will fall by 0.4004, 0.455% of 88 मतलब 0.4004. Good news, liability will fall. Asset will fall by 1% of 100 equal to 1. That's bad news. So asset will fall by 1, liability will fall by 0.4004. Therefore, equity will fall by 0.5996. Equity will fall by 0.5996, approximately 0.6. Equity will fall by 0.5996. Equity था कितना? 12. Equity था 12. Therefore, percentage fall in equity is equal to 0.5996 divided by 12 into 100. 0.5996 divided by 12 into 100. What is it? 0.5996 divided by 12, 50%, वो तो दिख रहा है, into 100 equal to 5%. That's the answer. That is the answer. 5%. Question क्या था? Question था calculate the percentage change in the value of bank's equity from an immediate 50 basis point increase in the level of yield on the asset portfolio. Answer है equity will fall by 5%. Equity will fall by 5%. That is the answer. और ये आंसर को निकालने के लिए मैंने कोई भी नॉलेज यूज़ नहीं किया है. आई हैव जस्ट रेड द क्वेश्चन कि एसेट का यील्ड बोल रहा है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, उसका MD2 है तो 0.5 इंटू 2 1% एसेट गिरेगा. और सब में बोला हुआ है एसेट अगर 100 बेसिस पॉइंट यील्ड गिरता है तो लायबिलिटी का 70, तो 50 का 35, 0.35 इंटू 1.3, 0.455% लायबिलिटी गिरेगा. Okay, asset 100 है, financed by 12 of equity, 88 of liability. तो asset 1% of 100, 1 गिरा, liability 0.455% of 88, 0.4 गिरा. तो on the whole, equity will fall by 0.6, whereas equity is 12. तो 0.6 by 12, which is 5%. Which is 5%. Jay, the only person जिसका जवाब मैं देख रहा हूँ on the app. ठीक है? Could you please revert whether you have understood this or not? अंडरस्टैंड का बात पूछे, वो नहीं कि चैंपियन हो गए क्या. तो जय आपको समझ में आया क्या? यस प्लीज. इसका सेंटर कोर है कि आपको एमडी समझ में आना चाहिए. एमडी का मतलब क्या होता है कि 1% रेट चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा. जय सेइंग यस सर अंडरस्टूड. आई होप द सेम इज ट्रू फॉर ऑल द यूट्यूबर्स हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब. ओके, इक्विटी विल फॉल बाय 5%. Equity will fall by 5%. If this is the forecast, what should the bank do? ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, शायद नहीं पूछा होगा. What should the bank do? The bank should reduce the modified duration of assets. The bank should increase the modified duration of liability. The bank should reduce the modified duration of assets. The bank should increase the modified duration of liabilities. कैसे सर? एसेट का ड्यूरेशन कैसे करें? कोई तरीके से लॉन्ग टर्म एसेट्स को कम करें और शॉर्ट टर्म एसेट्स पे पैसा लगाएं. लॉन्ग टर्म एसेट्स को कम करें, शॉर्ट टर्म एसेट्स पे पैसा लगाएं. अगर अपने पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है 15 साल 20 साल का, उनको लिक्विडेट करें और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे पैसा लगाएं.
दैट्स वन वे एसेट का ड्यूरेशन कम करना। तो एसेट का ड्यूरेशन कम होता 2 के बदले 1.5, तो एसेट कमती गिरता, एसेट कमती गिरता। जो लायबिलिटी है उसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, यानी अपने को लॉन्ग टर्म बोरो करना चाहिए। लायबिलिटी का ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए, अपने को लॉन्ग टर्म बोरो करना चाहिए। और या फिर एसेट और लायबिलिटी का चेंज करने के लिए अपने स्वैप यूज कर सकते हैं। ओके, वी वांट टू डिक्रीज द ड्यूरेशन, तो डिक्रीज द ड्यूरेशन तो स्वैप से हो ही सकता है। इफ यू एंटर इनटू रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स स्वैप, रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स स्वैप, it has a negative duration. Think about it. Receive floating pay fixed swap, it has a negative duration. Are you able to understand? If you have a receive floating pay fixed swap, it has a negative duration. How many people are able to understand? Receive floating pay fixed swap has a negative duration, because receive floating pay fixed swap is like a portfolio of long short bonds. Floating bond में long है, fixed bond में short है। तो floating bond का duration तो बेसिकली उसका जो नेक्स्ट रीसेट फ्रीक्वेंसी है उसका आधा होता है, और फिक्स्ड बॉन्ड का तो ड्यूरेशन लंबा होता है। तो आपका ड्यूरेशन एसेट का फ्लोटिंग का कम है, लायबिलिटी का ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपका ड्यूरेशन नेगेटिव हो जाएगा ना, और वो नेगेटिव ड्यूरेशन होने से इफेक्टिव ड्यूरेशन बैंक का कम हो जाएगा। तो व्हाट शुड द बैंक डू? या तो बैंक को अपने ऑपरेशन से एसेट का ड्यूरेशन कम करना चाहिए, लायबिलिटी का ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए। और अगर बैंक नहीं कर पा रहा है तो बैंक को फाइनेंशियल मार्केट्स में आके एसेट का ड्यूरेशन कम, माने फाइनेंशियल मार्केट में आके ड्यूरेशन नेगेटिव लेना चाहिए। जैसे टी बॉन्ड फ्यूचर सेल कर दो, टी बॉन्ड फ्यूचर सेल कर दो तो भी ड्यूरेशन नेगेटिव हो जाएगा। टी बॉन्ड फ्यूचर सेल कर दो तो भी ड्यूरेशन नेगेटिव हो जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? द बैंक कैन ईदर यूज इट्स ऑपरेशंस एंड और फाइनेंशियल मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ reducing the sensitivity of equity to interest rate. The bank can use either its operations or financial markets, swaps and T-bond futures and options for the purpose of reducing the sensitivity of equity to interest rate changes. Are you able to understand? Are you able to understand? Yes, please. अंशिका गांधी, सेकेंड स्टूडेंट जिसने आप पे रिप्लाई किया है। जय और अंशिका, 2 जन से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं अभी। 8 PM क्लास स्टार्ट होने वाला था, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज क्लास गॉट डीरेल्ड। ठीक है, यूट्यूब पे भी कर रहे हैं तो बहुत जन यूट्यूब पे कर रहे होंगे क्लास, और बहुत जन आराम कर रहे होंगे। लेवल 2 हो गया तो उनको लगता है लेवल 3 तो हो ही जाएगा। ओके, तो दे विल गेट अ शॉक व्हेन इट इज ड्यू। देयर इज नो इश्यू, वेट फॉर इट। तो मैंने 2 पार्ट्स बताया। एक तो अपने मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली विदाउट एनी फॉर्मूला कैसे पता लगाएंगे कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से इक्विटी पे क्या इफेक्ट आएगा। आई डिड नॉट यूज एनी फॉर्मूला। नंबर 2, उसके लिए बैंक का मैनेजमेंट क्या करे। ओके, तो बैंक का मैनेजमेंट या तो ऑपरेशंस के थ्रू या फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू इक्विटी को कम सेंसिटिव करे बाय टेकिंग नेगेटिव ड्यूरेशन एक्सपोजर। यहां पे आंसर कैसे दिया हुआ है, चलो देखते हैं। यहां पे आंसर कैसे दिया हुआ है, चलो देखते हैं। पहला बात तो है कमांड वर्ड था कैलकुलेट। पहला बात है कमांड वर्ड था कैलकुलेट, और कैलकुलेट का मतलब यह हुआ कि आपको अगर 5% डिक्रीज आप लिखते हैं फुल मार्क्स है एग्जाम में, कमांड वर्ड था कैलकुलेट। इन केस आप केवल लिखते हैं -5% फुल मार्क्स, सपोज ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इफ इट इज ऑफ 4 पॉइंट्स you get 4 out of 4 if you write -5%. Is it clear, Anshika? You don't have to explain, you don't have to show the calculation, no working, nothing required. Jay, Anshika, please remember calculate is the command word. You may write -5% full marks constructive response में, सिंगल वर्ड आंसर अलाउड है, सिंगल वर्ड। कैलकुलेट में आपको स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है। जय अंशिका, आई नीड योर रिस्पॉन्स, इज इट कम्युनिकेटेड? कैलकुलेट वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन दिखाना नहीं पड़ेगा। -5% फुल मार्क्स। सर 8 मार्क्स का हुआ तो भी 8 में से 8, ओके, 8 में से 8, यू हैव डोंट हैव टू शो द कैलकुलेशन। हाउएवर इफ यू आर अफ्रेड दैट योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, इफ यू आर अफ्रेड दैट आपका कैलकुलेशन शायद रॉन्ग है,
इन दैट केस इफ यू शो द कैलकुलेशन, बहुत इलेबोरेटली नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो उस केस में पार्ट मार्किंग मिलेगा अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो। आई रिपीट, इन केस आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है, अगर आपने स्टेप्स दिखाया है तो आपको पार्ट मार्किंग मिलेगा इवन दो फाइनल आंसर रॉन्ग हुआ तो। इज दैट क्लियर? इसका ये मतलब नहीं है मैं तो हमेशा ही कैलकुलेशन दिखाऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिदम एंड द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एट दैट टाइम। जबरदस्ती कैलकुलेशन नहीं दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई हालत में इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। दिस इज नॉट सीए का एग्जाम गोइंग ऑन जहां प्रोसेस मैच नहीं हुआ तो भी मार्क्स कटेगा, आंसर मैच नहीं हुआ तो ही मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो मैंने सब चीजें मार्क्स कटेगा। एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे सॉल्व किया है। तो इंस्टीट्यूट ने कोई फॉर्मूला लगाया है, दिख रहा होगा, जनरल फीडबैक। आंसर -5% आया, आपको लास्ट लाइन दिख गया होगा। आंसर -5% आया है, अंशिका जय -5% आंसर है। सर अगर हम लोग स्टेप्स दिखाए और स्टेप्स में इंस्टीट्यूट के जैसे नहीं दिखाए तो डजेंट मैटर, कोई भी हालत में इट डजेंट मैटर, समझ गए। आई कैन शो इन माई ओन वे, ऑल्दो आई विल नॉट शो एट ऑल। फिर भी एसेट डाउन 0.5 into 2 equal to 1% of 100 equal to 1. Liability down 0.5 into 70 by 100 into 1.3 equal to 0.455% of 88 equal to 0.4. Therefore, equity down 0.6. Therefore, percentage fall equal to 0.6 by 12 into 100 equal to 5% fall. Full marks. क्या ये स्टेप्स दिखाना जरूरी है? सब में एकदम भी नहीं। क्वेश्चन था कैलकुलेट, नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर मैं एग्जाम में डरता तो मैं ये स्टेप्स दिखाता। शॉर्ट फॉर्म अलाउड, एरो डाउन अलाउड, एरो अप अलाउड। यू डू नॉट हैव टू टीच द एग्जामिनर, यू डू नॉट हैव टू टीच द एग्जामिनर, आपको उसको टीच नहीं करना है। हिंट्स आर इनफ, hints are enough. Now how has the institute solved it? It is said that asset is equal to liability plus equity, therefore change in asset equal to change in liability plus change in equity. DA into A equal to DL into L plus DE into E. Therefore DE is equal to DA into A minus DL into L divided by E. Therefore, DE, duration of equity, is DA into A by E minus DL into L by E. मैंने बहुत जल्दी किया, आई नो, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग। मैंने क्लास थोड़ी स्टार्ट कर दिया, पर मोटा मोटी इंस्टीट्यूट ने ये फॉर्मूला यूज किया विद अ कैच। क्या? एसेट का यील्ड कितना चेंज होगा वो अपना बेस था, तो अकॉर्डिंगली इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा आई इज द चेंज इन लायबिलिटी इंटरेस्ट रेट, डेल्टा वाई इज द चेंज इन एसेट इंटरेस्ट रेट। तो इफ वी यूज दिस फॉर्मूला वी आर गेटिंग 2 था, एसेट का ड्यूरेशन वॉज 2 इंटू 1 बाय 0.12, बिकॉज सब में बोला था इक्विटी का वेट 12% है, तो इक्विटी इज 12% ऑफ एसेट, तो एसेट बाय इक्विटी इज 1 बाय 1.12 माइनस 1.3 इंटू 0.88, नहीं 0.88 बाय 0.12, 88 बाय 12 इंटू 0.7 दिया था सेंसिटिविटी कि एसेट का यील्ड 1% चेंज होगा तो लायबिलिटी का यील्ड जो है वो चेंज होगा 70 बेसिस पॉइंट, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई। तो आप कैलकुलेट करो ये क्या आ रहा है, प्लीज कैलकुलेट व्हाट इज इट कमिंग टू। अंशिका इज सेइंग इट्स कमिंग टू 7.33।
Anshika is saying it's coming to 7.33. Duration of equity. Duration of equity with respect to a 1% change in asset yield. Duration of equity with respect to a 1% change in asset yield. Is it coming to 7.33? Verify करें, because मेरे को कैलकुलेशन करने का मन नहीं है. No, it's coming to 10. It's coming to 10. I think 7.33 is 88 by 12, is it? Yeah. Okay, that is 88 by 12. So what is the answer coming to? इनका 10 आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट कर लो. लेवल 3 में आके ये सब कैलकुलेट करेंगे हम, तब तो हो लिया. One divided by 0.12 is 8.33. Yes, it's coming to 10. जय ने बोला it's coming to 10 means if asset का yield changes by 1%, equity value is expected to change by 10% in the opposite direction, ignoring convexity. If asset yield changes by 1%, equity value is expected to change by 10% in the opposite direction, ignoring convexity. Okay, this is with respect to asset yield. तो asset yield कितना बढ़ने वाला था? 0.5%. Therefore equity कितना गिरेगा? 0.5 into 10, 5% आंसर. समझ गए? दिस इज वाया फॉर्मूला. कि घर से फॉर्मूला पता है, डी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, डी इक्वल टू डी ए इंटू ए बाई ई माइनस डी एल इंटू एल बाई ई इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा वाई. So if you want to reduce the duration of equity, either reduce the duration of asset and or increase the duration of liability. और यू इंक्रीज द इक्विटी का प्रोपोर्शन. आप इक्विटी को बढ़ा दो बैलेंस शीट में. इक्विटी 12 था ना, उसको 14 या 16 कर दो, तो भी जाके एक्सपोजर कम हो जाएगा. बट इक्विटी इज वेरी कॉस्टली. कॉस्टली है सोर्स ऑफ फाइनेंस. किसका मन करता है वो करने का? तो ड्यूरेशन जो है उसको कम करो, या तो ऑपरेशन से और या फिर फाइनेंशियल मार्केट से रिसीव फ्लोटिंग पे फिक्स स्वैप करके, टी बॉन्ड फ्यूचर सेल करके एंड सो ऑन. Now where did I start the class from? I started the class by saying that level 3 can be approached from first principles. मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो लोग ऑलरेडी लेवल 3 पढ़ रहे हैं, अगर वो लोग देख लिए मैंने जो समझाया है पेशेंटली, तो वो लोग बोलेंगे सर हम लोग को आपने ऐसे नहीं सिखाया था, ये जो मैंने बताया इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला वाइज सिखाया था. तो वही तो बोल रहा हूँ कि लेवल 1 और लेवल 2 का जो बेस आप में है, सब में है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लेवल 3 का 65 to 70% सिलेबस इज विद इन योर ग्रास्प, प्रोवाइडेड यू स्टार्ट टेकिंग लेवल 3 इन एन एप्लीकेटिव मैनर. कि मैं क्वेश्चन से करूँगा. CFA इंस्टीट्यूट का लास्ट 5-10 ईयर्स का पेपर अवेलेबल है, AM सेशन, जहाँ पे रिटन पेपर आता था. जस्ट अंडरस्टैंड, पास्ट पेपर्स आर अवेलेबल. बट ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे का कोई परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वाई डज संजय सर हिंट अपॉन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे. पास्ट पेपर्स आर अवेलेबल not for private markets but for the portfolio management pathway. It is at the heart core, easiest to understand, the trend to pass upon, and I will talk about real life also later on. So did you get the message कि CFA level 3 में जो stuff है वो कॉमन सेंसिकल है, वो क्वेश्चंस के बल पे उठाया जा सकता है. उसके लिए नंबर 1 तो ये एहसास होना चाहिए, और नंबर 2 गाइडेंस होना चाहिए वैसे जो पढ़ा सके, जो केवल फॉर्मूला से नहीं पढ़ाता है. एंड यू नो हाउ टीचिंग गोज ऑन. एक स्क्वाइजर को, एक कोर को माई बाप मान लिए. अपने इंडियन का तो स्लेव मेंटालिटी ऐसे भी है. 300 साल ब्रिटिशर्स के स्लेव,
उसके पहले 500 साल इस्लामिक इवेजन, तो 800 साल से हमें अपने खुद पे विश्वास हट ही गया कि इन फिरंगियों ने जो लिख दिया है उसके ऊपर तो वी कांट थिंक. दैट्स द प्रॉब्लम. Anyways, to continue with the question, let's read the question further. Question क्या था? Currently, the yield curve is upward sloping. Steen expects the yield curve to undergo a gradual 200 basis point upward parallel shift over the next 18 months. ये forecast है. 18 months में 200 basis point is a significant amount. इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है. इकोनॉमिक से रिलेट करें तो पक्का लग रहा है. इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, सच दैट द सेंट्रल बैंक विल स्टार्ट रेजिंग इंटरेस्ट रेट, फिस्कल डेफिसिट विल क्रॉप अप एंड देयरफॉर यील्ड्स विल गो अप टू टेक एडवांटेज ऑफ करंट लो इंटरेस्ट रेट. तो आज तो लो है ना इंटरेस्ट रेट. स्टीन प्रपोजेज इशूइंग फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 15 ईयर्स. लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू कर रहे हैं एंड इन्वेस्टिंग द प्रोसीड्स इन हाईली रेटेड शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर. स्टॉप. Issue long-term bonds, and where to put the money? Invest the proceeds in highly rated short-term commercial paper. इसके हेल्प से क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सप्लेन. इसका भी 4 नंबर है. एक्सप्लेन गिवन स्टीन्स एक्सपेक्टेशंस Why his proposed strategy, expectations क्या था? Yield curve 200 basis point ऊपर जाने वाला है. Why his proposed strategy will most likely lead to, number 1, a decrease in short-term earnings, number 2, an increase in long-term earnings. Each explanation should be in separate paragraph. तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करना है 15 साल का, उसको शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर में लगाना है. Why in the short term it will result in decrease in short term earnings, but it will result in increase in long term earnings in the long term. Short term pain, long term gain. Demonetization. तो बोले demonetization का स्थिति क्यों होगा? ये far easier है, common sensical है, खासकर अगर आदमी weighed down नहीं है with a lot of pressure, अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू कर रहे हैं और कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं. I hope you got the answer, but I'll not wait for the answer from your side. जाहिर है यील्ड का अपवर्ड स्लोपिंग है, तो 15 ईयर यील्ड्स आर हायर देन शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर का यील्ड राइट नाउ. 15 ईयर यील्ड्स आर हायर देन शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर का यील्ड राइट नाउ. अंडरस्टैंड द यील्ड कर्व. शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर तो 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर का है. उसका तो इंटरेस्ट रेट कम है. 15 साल का जो बोरो किया उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बिकॉज यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. यू वांट टू सी अगेन? प्लीज सी. The yield curve is upward sloping. That's the catch. So long-term interest rates are higher compared to short-term. So you are borrowing at a higher interest rate, investing the funds at a lower interest rate. Obviously, short-term में it's a negative on earnings. Earnings will decrease. Earnings will decrease. ये तो हमने बोला है. इसको लिखें कैसे? लिखने का कोई एक स्टाइल नहीं है और लिखने का कोई स्टाइल ही नहीं है. It's a question of कैसे efficiently लिख सके. Yield curve is upward sloping. Therefore, 15-year long-term bond cost greater than yield on short-term commercial paper. हो गया आंसर. First part, yield curve is upward sloping, so 15-year long-term bond cost is greater than yield on short-term commercial paper. So ये सब चलेगा क्या? जो आप LT, ST, CP लिख रहे हैं एकदम चलेगा. This is the answer for the first part. Why will short-term earnings decrease? Yield curve is upward sloping. Therefore, 15-year long-term bond cost is greater than yield on short-term commercial paper. Full marks. 4 नंबर का था, 2 नंबर यहां मिलेगा, 2 नंबर का बाकी आंसर. तो वी नीड एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस.
अगर आप दोनों शब्द का मतलब समझते हो, एफिशिएंसी मतलब कमती लिख के, इफेक्टिवनेस मतलब कम्युनिकेट करना है, सुंदरता नहीं चाहिए, टीचिंग नहीं चाहिए, आप टीच नहीं कर रहे हो। आई होप इट इज फाइन। अब पूछा था लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स क्यों बढ़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म मतलब 18 महीने बाद तो यील्ड्स विल राइज। तो हमारा तो बोरो किया हुआ है लोअर यील्ड पे, और अब यील्ड्स विल राइज तो हम लोग हायर यील्ड पे लगा पाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दी आंसर? 18 महीने बाद तो यील्ड्स विल राइज, तो कमर्शियल पेपर में जो पैसा वापस आएगा उसको तो हायर यील्ड पे लगा देंगे, पर जो बोरो कर रखे वो तो लॉक हो गया ना लोअर रेट पे। क्या समझ में आया? क्या आंसर कॉमन सेंस का बात हो रहा है, जो लेवल 1 को भी समझाया जा सकता है। आपने लॉन्ग टर्म रेट पे बोरो कर लिया, लॉक कर लिया, से एट 6.2%, कमर्शियल पेपर का रेट था से 4.7%, यू आर लूजिंग। बट 18 महीने बाद यील्ड बढ़ गया तो वो जो रेट है वो तो 6.2 ही है, और कमर्शियल पेपर में यू कैन इन्वेस्ट एट 6.7, 7.2, वॉट एवर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अंशिका, जय, you all are the proxy for all other students who will be watching this class. So इसका आंसर कैसे लिखेंगे? दो बातें ना, एक तो आंसर जानना, दूसरा आंसर लिखना। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर, yields expected to rise by 200 BP in 18 months. ये फैक्ट है। ऊपर भी जो लिखा था ना, यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, वो फैक्ट था। अगर आप केवल फैक्ट लिखते हैं मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने ये नहीं लिखा ऊपर यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, उसके बाद लिखा देयरफॉर 15 ईयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड कॉस्ट इज ग्रेटर देन यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर, देयरफॉर फुल मार्क्स। यील्ड एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 200 बेसिस पॉइंट इन 18 मंथ्स, इसका मार्क्स नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। सो व्हाट, वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं। 15-year long-term bond locked at lower rate today. 15-year long-term bond locked at lower rate today. Proceeds from CP to be reinvested at higher rate later। हो गया, तीन लॉजिक में आंसर हो गया। ये फैक्ट है, यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 200 बेसिस पॉइंट इन 18 मंथ्स। उसके बाद 15 ईयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड लॉक्ड एट लोअर रेट टुडे, उसका रेट बढ़ेगा नहीं, उसका कॉस्ट वही लगेगा। प्रोसीड्स फ्रॉम कमर्शियल पेपर टू बी री इन्वेस्टेड एट हायर रेट लेटर, पर कमर्शियल पेपर का पैसा को ज़्यादा रेट पे लगा देंगे। हो गया, दैट्स इट, फुल मार्क्स। सर क्या इसका और भी कोई तरीके से आंसर हो सकता है? यस, हो सकता है, और भी तरीके से आंसर हो सकता है, बड़ा छोटा, इससे भी छोटा हो सकता है, क्या पता। कौन सा मैं ऐसे प्रिपेयर्ड, मैं तो फ्लो में लिख रहा हूँ। अंडरस्टूड? फ्लो में क्यों लिख रहा हूँ? जिससे कि आपको दिखा सकूं कि इट इज ऑल स्पॉन्टेनियस and a question of control. तो this was the second question. इन्होंने आंसर क्या लिखा है? Stein's proposal would most likely cause earnings to decline in the short term. वो तो लिखा हुआ ही था, रिपीट है फालतू में। Because of the negative spread between new long term debt and short term commercial paper. ठीक है, the yield curve is upward sloping, वो मैंने लिखा ही था। सेकेंड पार्ट, वाई विल लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स राइज? इफेक्ट शुड बी टेम्पररी, हाउएवर इफ स्टीन्स फोरकास्ट ऑफ अ 200 बेसिस पॉइंट राइज इन रेट्स प्रूव्स करेक्ट, DT would be positioned to take advantage of high yielding investments over time funded with long term borrowing at below market rate। वही तो लिखा है मैंने। The lower yielding commercial paper will mature at some point over the next 18 months
and the 15-year maturity of the debt would give DT flexibility to invest in high quality commercial paper at higher rates which allow the trade to be additive to earnings. अब this is the problem. जब स्टूडेंट ये आंसर पढ़ेगा और उसने अगर आंसर ये लिखा, उसको लगेगा कि वो आंसर ज़्यादा बढ़िया है, उसको लगेगा ये आंसर ज़्यादा बढ़िया है. नाउ वंस अगेन इसका कारण क्या है? वही स्लेवरी. इंग्लिश आते ही पता नहीं क्या हो जाता है. What happens when English comes and you start doubting your knowledge, your potential, your communication, your everything. You cannot reproduce their answers. Their answers are suggested answers coined by a committee of experts or by GPT or whatever. They cannot be reproduced. They don't expect it to be reproduced. They want hintable answers which are covering the stuff, hinting what the answer is. कोई भी सोचेगा ये आंसर लिख के आना पड़ेगा और प्रिपेयर करेगा इसको, ठाकुर तो गियो. और यही हो रहा है लोगों के साथ. दे डोंट गेट कॉन्फिडेंस. आंसर आने के बाद उनको लगता है नहीं मेरे को नहीं आता था. ये वाला हाल हो रहा है. थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, द कमिटी हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द बैंक्स होल्डिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट सॉवरेन डेट सिक्योरिटीज एंड टू इंक्रीज कमर्शियल लेंडिंग. ओके, ये लोग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट सॉवरेन डेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं एंड कमर्शियल लेंडिंग पे फोकस कर रहे हैं. द न्यू लोन्स वुड बी फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड हैव लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी. समझ गए? तो जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है उस पैसे को निकाल के दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल लेंडिंग विच इज फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड लॉन्ग टर्म. क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो हो गया था. डिटरमिन, एक मिनट, इसके पहले वाला कमांड वर्ड क्या था? एक्सप्लेन. देखो कमांड वर्ड था एक्सप्लेन, उसके पहले वाला कैलकुलेट था, तो हमने एक्सप्लेन किया था अभी आंसर में. अब है डिटरमिन. डिटरमिन इज वन वर्ड आंसर. डिटरमिन हमेशा वन वर्ड आंसर होता है, पर उसके बाद है जस्टिफाई विच इज एन एक्सप्लेनेशन. Determine the most likely effect on DT Bank's interest rate risk of the committee's decision to shift investment to commercial lending from sovereign debt. अच्छा है बुरा है वो नहीं पूछ रहे. Read 3 times. Determine the effect on interest rate risk. Determine the effect on interest rate risk. Interest rate risk. तो मेरे को तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से ड्यूरेशन याद आ रहा है. इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कैप्चर्ड बाय ड्यूरेशन. यस इट इज. ऑफ द डिसीजन टू शिफ्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स टू कमर्शियल लेंडिंग. तो इन्वेस्टमेंट्स हमारा फिक्स्ड रेट पे था, लेंडिंग हमारा फ्लोटिंग रेट पे है, तो ऑब्वियस है फिक्स्ड रेट पे जो था उसका तो ड्यूरेशन हाई था. देयर वाज हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क. फ्लोटिंग लेंडिंग कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क लो है. दैट्स इट. Of course, interest rate risk will fall because the duration of the floating rate commercial lending is significantly less than the duration of the long-term sovereign government securities. Okay, interest rate risk मतलब duration. तो हम लोग floating rate commercial lending करेंगे, उसका duration कम है, और जो हम लोग बेच रहे हैं सॉवरेन बॉन्ड उसका ड्यूरेशन ज़्यादा था, सेंसिटिविटी ज़्यादा था, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क विल फॉल. दैट्स इट. पहला है डिटरमिन. इंटरेस्ट रेट रिस्क विल फॉल, इसका मार्क्स मिलेगा. डिटरमिन बोला था, विल फॉल इसका मार्क्स है. आप केवल फॉल लिखते हो तो ही फुल मार्क्स है. एक मिनट. Interest rate risk will fall is not required. If you only write fall, full marks है. If you only write fall, full marks है. Please understand. वो पूछा था interest rate risk पे क्या इफेक्ट होगा. fall, full marks है. ओके, लैंग्वेज को लिखने का जरूरत नहीं है, लिख रहा हूँ. देखो मेरा भी गलती हो रहा था. fall has full marks. ठीक है. अब जस्टिफाई है, जस्टिफाई वाला पार्ट.
जस्टिफिकेशन, सर ऐसे हेडिंग देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन नहीं, आप पहले फॉल लिखोगे फिर पैरा चेंज करोगे, अपने आप समझ जाएगा. नो नीड ऑफ जस्टिफिकेशन वर्ड. जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन है इंटरेस्ट रेट रिस्क measured by duration. Duration of floating rate lending less than duration of long term fixed rate सॉवरेन सिक्योरिटीज. हो गया. ड्यूरेशन ऑफ फ्लोटिंग रेट लेंडिंग लेस देन ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट सॉवरेन सिक्योरिटीज. आई डोंट नो वेदर यू आर राइटिंग द आंसर्स और नॉट. दिस इज गोल्डन स्टफ. You want to capture this stuff anywhere else on this globe, it's not available. I guarantee you. जो मैंने इस क्वेश्चन में करवाया है वैसा एक्सप्लेनेशन, वैसा फ्लो कहीं पे दुनिया में नहीं मिलेगा. इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं. सर आप इतना ज़्यादा ईगोइस्टिकली क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम जानते हैं ना क्या है. सब के सब अल्टीमेटली रटने वाले हैं किताबों से. कोई खुल के बोलता नहीं है बेस्ड ऑन द इंटरनल अंडरस्टैंडिंग. ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क मेजर्ड बाय ड्यूरेशन. लॉजिक नंबर 1 पहले कम्युनिकेट किए. इंटरेस्ट रेट रिस्क किससे मेजर होता है? ड्यूरेशन से. फिर बोले ड्यूरेशन ऑफ फ्लोटिंग रेट लेंडिंग लेस देन ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट सॉवरेन सिक्योरिटीज. बोलते हैं ना वॉक द टॉक करके ही पता चलता है व्हाट लेवल 3 इज. दिस इज लेवल 3 एंड आई हैव नॉट डेलिबरेटली चोजन ए इजी क्वेश्चन. मैंने तो मॉक पेपर गया इस बार का, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आइटम सेट था एबीसी वाला. मेरे को लगा क्या फायदा, मैं सीधा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स में गया. दिस इज द टेस्ट ऑफ लेवल 3. और ये तो एकदम अलग टाइप का टॉपिक था, एकदम अलग टाइप का. कितना सारा टॉपिक तो अपने जैसा है. इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स के हेल्प से कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, वो सब तो अपना है. सो डिड यू गेट अ फ्लेवर ऑफ लेवल 3 and a flavor of constructive response? The point to learn over here was level 3, level 1, level 2 के बेस पे डिपेंडेंट है. लगेगा कोई टॉपिक नया है पर नया नहीं है. उसका रूट कॉज लेवल 1, लेवल 2 ही है. इट्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स. फॉर्मूलाज लेस रिक्वायर्ड है, कॉमन सेंस से हो जाता है, बट उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए, क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. को रीडिंग में चार्ट 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 है. CHART नहीं, CHAT हिंदी वाला चार्ट. और वो चटवाने के बाद कुछ बचता नहीं है. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रीडिंग कोर लेवल 3 में एज अ बाइबल फॉर द पर्पस ऑफ लेवल 3 प्रेपरेशन. यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ. एक्सेप्शंस कुड बी देयर. आई एम इन फेवर ऑफ प्रैक्टिसिंग लेवल 3 वाया क्वेश्चंस. क्वेश्चंस का सबसे मेन सोर्स, पुट द कोर इनटू क्लॉड, पुट द कोर इनटू जीपीटी एंड आस्क इट टू क्रिएट CFA लेवल 3 स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेटिव आंसर्स एंड देन ब्रीफ आंसर्स. एक्सप्लेनेटिव आंसर्स एंड ब्रीफ आंसर्स. एक्सप्लेनेटिव में पूरा एक्सप्लेनेटिव टान टान के समझाए जिससे मेरे को कोर रीड नहीं करना पड़े, लॉजिक समझ में आए. और ब्रीफ आंसर्स एफिशिएंटली कैसे लिखेंगे, और हर बार एफिशिएंटली लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए. जो आइटम सेट्स है, आइटम सेट्स एबीसी वाला, उसको क्लॉड में डालें, जीपीटी में डालें और उसको बोले प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स एंड देन प्लीज एक्सप्लेन द आंसर इलैबोरेटली सो दैट आई डोंट हैव टू रीड द कोर एंड देन ऑल्सो प्रोवाइड एफिशिएंट शॉर्ट आंसर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द एग्जाम. सर कैन यू डू दिस फॉर अस? ऑफ कोर्स आई विल डू दिस ओनली. अभी मैंने CME का क्लास लिया था लास्ट टाइम जब रिजल्ट निकला था ना. अभी जो एग्जाम हुआ है उसके पहले वाला जब रिजल्ट निकला था लेवल 3 का, तो उस समय मैंने CME पढ़ाना चालू किया था, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस. और पूरा CME मैंने एग्जाम्पल्स के जोर पे पढ़ाया है. आई हैव टॉट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. आई थिंक सम ऑफ द क्लासेस मे बी देयर ऑन YouTube. There was only one class in CME where I remember,
बाप रे बाप कितना जोर का झमेला था मैथमेटिकल मॉडल्स में, वो 1 घंटे में लोगों का माथा खराब हो गया था। बस उस क्लास को हटा दे तो बाकी सब क्लास में लाइक पाती, कुछ नहीं, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस का। वैसे ही एसेट एलोकेशन है, टॉप क्लास स्टफ, डेरिवेटिव्स टॉप क्लास, फिक्स्ड इनकम टॉप क्लास, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टॉप क्लास। There is top class content waiting for you. CFA level 3 is picturizing you to be the chief investment officer in the next 20-25 years. CIO of a fund, of an AMC. People are. जो लोग को मैं रिकलेक्ट करता हूँ, नवीन बैद फ्रॉम नुवामा, प्लीज चेक आउट हिज लिंक्डइन प्रोफाइल. नवीन बैद फ्रॉम नुवामा, fund manager. And check his LinkedIn profile. First he did MS Finance with me, MS Finance, way back in 2002-3. And then he did CFA 2004 to 2006. Worked in several firms, Aditya Birla Capital and so on. Nuvama AMC, he's a fund manager. What age? I think he must be aged around 40-42 years old. Age का याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से roughly around 40-42 ईयर्स ओल्ड होगा. तो द पॉइंट इज डेट अगर 40 ईयर्स में आप फंड मैनेजर बन रहे हो तो और क्या चाहिए, फिर तो अभी से चालू है ना जोश. बाय द टाइम ही इज इनटू द 50s एंड 60s, यू नो ही इज अ CIO, और ऊपर कोई लिमिट नहीं है. तो एस्पिरेशंस को ऊंचा रखो. लेवल 3 को एक बार में निकालो, 2 बार में नहीं. सर क्या अगस्त में लेवल 3 पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, बिकॉज लेवल 3 में क्लास का आवर्स ही कम है, क्लास का नंबर ऑफ लेक्चर्स ही कम है. वही तो टेंशन था, खासकर जो मेरे स्टूडेंट L1 L2 में जो स्क्वाइजर टर्न टानते हैं, उनका तो अलग बात है, उनका तो अलग हिसाब किताब है. जो स्क्वाइजर के प्रेमी हैं, स्क्वाइजर कुड बी यूज्ड एज अ, क्या बोलते हैं, साइड रिलेशनशिप, बट यू मेक स्क्वाइजर योर मेन लव. दैट्स नॉट डन. गड़बड़ है वो. हॉलोनेस होगा आपके प्रेपरेशन में. देयर विल बी स्पॉट होल्स and you will really fall as a result of them. Just to show you the classes का हिसाब किताब CFA level 3 में. Let me see whether I have this thing. Let me open and then show it to you. मेरे पास कीबोर्ड आई थिंक नहीं है. How will it work? Yeah, it is there. Okay, so this is the class type, okay, at CFA level 3, जिससे आपको नंबर ऑफ आवर्स का अंदाज़ा हो. दिस इज़ द कॉमन कोर. ये कॉमन कोर वाला पोर्शन है. एसेट एलोकेशन, उसके अंदर एसेट एलोकेशन है, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, जिससे वो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनता है, छतरी, ठीक है ना, वो वाला पार्ट. देन वी हैव डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन, स्वैप्स, करेंसी. वी हैव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में. आई विल एक्सप्लेन द सिलेबस लेटर ऑन. एक बार नंबर ऑफ आवर्स देख लेते हैं. तो अप्रॉक्स नंबर ऑफ आवर्स यहाँ दिया हुआ है 147. कॉमन कोर में अप्रॉक्स नंबर ऑफ आवर्स है 147 आवर्स का लेक्चर्स है कॉमन कोर में. देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे में नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लेक्चर्स और टोटल किया हुआ नहीं इस बार. सो सॉरी, it's unfortunate the total is not done, should have been done. ठीक है, but I'll communicate that. ज़्यादा नहीं है, देखो, this is not too much of stuff. I think it is around 40 hours or so. So total duration of the classes is around 200 hours. 200 to 20 hours का classes है. कुछ optional stuff है, but वो नहीं यूज़ करना चाहिए.
किसी को अगर बहुत बेसिक्स उसका प्रॉब्लम है तो जाके देर आर सम ऑप्शनल इलेबोरेट क्लासेस गिवन, बट जनरली दीज आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड. ठीक है, दे आर गिवन इन केस समबडी कंप्लेन्स दैट नो नो मेरे को तो बेसिक्स मेरा गड़बड़ है. तो ठीक है, तो अराउंड 200-220 आवर्स का लेक्चर है CFA लेवल 3 में, एज कम्पेयर टू 600+ आवर्स इन माई लेवल 1, around 400+ hours in my level 2. This is just 200+ hours. So classes are not a main tension, and classes के हेल्प से हो भी नहीं सकता है. होगा तभी है जब आप अपने अप्लाई करेंगे. इस बार के बैच में मैं लाइव क्लासेस के अंदर फिक्स्ड इनकम कराने वाला हूँ. फिक्स्ड इनकम में जो एक चैप्टर है फिक्स्ड इनकम एक्टिव मैनेजमेंट क्रेडिट स्ट्रैटेजीज, वो मैंने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले. उसकी शुरू की 5 क्लासेस हुई है. व्हेन वी से 5 क्लासेस बहुत बड़ा लगता है, बट द क्लासेस वुड बी ऑन एन एवरेज 40-45 मिनट्स ड्यूरेशन. शायद 2 क्लास यूट्यूब पे है भी, 2 क्लासेस आर देयर ऑन यूट्यूब, ओके, ऑन दी ऐप द रिमेनिंग 3. तो अकॉर्डिंगली 5 क्लासेस हुई है. अपने 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे. अच्छा हुआ आज स्टार्ट नहीं किए. यू कैन डू द 5 क्लासेस एंड ज्वाइन फ्रॉम द 6th क्लास. तो आई विल बी डूइंग फिक्स्ड इनकम इन दिस बैच. पीछे से कर रहा हूँ, 4 चैप्टर्स है फिक्स्ड इनकम में, 4th, 3rd, 2nd वैसे. ठीक है ना, तो 4th, 3rd, 2nd दैट वे आई एम गोइंग. दैट इज रिगार्डिंग द क्लास प्रोसीजर. ओके, कि क्लास कैसे कैसे है, कितनी क्लासेस है वगैरह वगैरह. रफली 1 और 2 क्लासेस एक वीक में लाइव होगी. बाकी सब आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस से करना है एट योर टाइम, एट योर पेस. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव समथिंग कॉल्ड, दिखा रहा हूं मैं, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ग्रेडेड मॉक्स. Yeah, I'm just showing it to you. These are the graded mocks. I don't know why is the screen fluttering so much. ये मॉक्स है जो मैं खुद चेक करता हूँ. तो मोस्ट ऑफ माई टाइम गोज इनटू चेकिंग द मॉक्स. तो टेस्ट इज ऑन 13th अगस्त टू 17th अगस्त का विंडो है. सारा का सारा चेक करता हूँ पेपर में एक एक करके सबका. ठीक है, ग्रेडेड मॉक्स का ये स्केड्यूल, ये 15th मई से द टेस्ट विल स्टार्ट. एक एक टॉपिक वाइज स्टार्ट होता है. तो इट बिकम्स ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू प्लान देयर स्टडीज़. उनको पता रहता है कौन से टॉपिक का टेस्ट आने वाला है, कौन से टॉपिक का नहीं, पहले से कम्युनिकेटेड रहता है. एंड ऑल द पेपर्स आर इवेल्युएटेड बाय मी पर्सनली, so that ensures that students know where their marks will be deducted, where are they going wrong. This has really significantly upgraded the results. Okay. So that was about classes, कैसा होगा कैसा नहीं होगा. Anshika Gandhi is asking, should we watch all the classes first, then self-study and then go for mocks, or should we follow? Mocks तो बात की बात है. जो मॉक्स है वो तो फुल मॉक्स है जो 15th मई से होंगे. वी आर स्टैंडिंग जनवरी 25th. सो ऑब्वियसली जैसे क्लासेस करते हैं, क्लासेस करके क्वेश्चंस करना, कैंडिडेट रिसोर्सेज का, ब्लू बॉक्सेस का क्वेश्चन करना, जीपीटी से, क्लॉड से क्वेश्चन निकालना, ओके, ये सारा सिलसिला चलता रहेगा 15th मई तक. 15th मई से एक एक टॉपिक वाइज मॉक स्टार्ट हो जाएगा. तो आप एक टॉपिक का मॉक्स दोगे, दूसरे टॉपिक का मॉक दोगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा टिल 5th of August. मॉक्स 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 मॉक्स, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग. अंडरस्टूड. सो तरीका क्या है, लाइन से स्टार्ट करें, कॉमन कोर्स से जो दिया हुआ है, एसेट एलोकेशन, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, फिर डेरिवेटिव, उसी लाइन से स्टार्ट करना है. और स्टार्ट करते करते आपको टारगेट करना है कि 15th मई तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए. यू कैन डू द कैलकुलेशन. ठीक है, कि 200 आवर्स का लेक्चर्स है. एवरेज में सभी स्टूडेंट 1.25 के स्पीड पे सुनते हैं. इट बिकम्स अराउंड 150-160 आवर्स. सो इफ़ यू आर फेब, मार्च, अप्रैल ऑफ 15 डेज ऑफ मे, इवन इफ़ यू लीव दैट 3 मंथ है, तो 50 आवर्स का आपको पर मंथ करना है.
50 आवर्स का लेक्चर, 50-60 आवर्स का, 60 आवर्स का लेक्चर पर मंथ करना है तो 30 × 2 60, 2 घंटे का लेक्चर पर डे करना है, इजी हिसाब है। ओके 2 घंटे का लेक्चर पर डे करना है और सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। यूल बी फाइन, कैंडिडेट रिसोर्स और सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड 15th में से मॉक्स के थ्रू सारा सिलेबस और सारा कंप्लीशन चल रहा है, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फ्लंकिंग, ठीक है ना। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। जो सिलेबस है, जो सिलेबस का पार्ट है CFA लेवल 3 में, वो सिलेबस का पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो दिस इज द करिकुलम। तो इफ यू लुक एट दिस करिकुलम, लेफ्ट साइड में यू हैव कॉमन कोर 70% ऑफ द सिलेबस, एंड राइट साइड में यू हैव 3 pathways: portfolio management pathway, private market pathway, private wealth pathway. 70% is common core, the T, the horizontal T, and 30% are the pathways. रिसेंटली एक जूम सेशन हुआ था, आई डोंट नो वो यूट्यूब पे डाला गया है क्या, डाल दिया गया होगा, रिगार्डिंग कौन सा पाथवे करना चाहिए कौन सा नहीं, मैंने सब बताया था। एंड आई रियली आर्ग्यूड दैट वाई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे शुड बी डन even from a career perspective. The other 2 pathways should not be done. You can later on learn the same because they will be available with you. आप कर सकते हो उनको, बट आपको करना चाहिए एग्जाम के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। ओके, सो दिस द करिकुलम। अभी मेरा एनर्जी लेवल नहीं लग रहा है कि मैं करिकुलम को बोलूँ, तो और मैं लो एनर्जी के साथ बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। व्हेन आई डोंट फील लाइक टेलिंग, my class duration also depends upon when the energy level is good, ठीक है। So today I have exposed to you that CFA level 3 का टेस्ट क्या है, वो शुरू का जो डिस्कशन हुआ था उस आइटम सेट का मॉक टेस्ट ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट, उसका फर्स्ट मॉक, उसका सेकंड क्वेश्चन बैंक का एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर, यू गॉट अ फ्लेवर ऑफ इट। आई शोड यू द नंबर ऑफ आवर्स, आई एक्सप्लेन टू यू द स्टडी प्लान, परफेक्ट, गो अहेड विथ इट। Okay, without any compromise. Start with asset allocation, move to capital market expectation, move to derivatives. जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में चलना है, ठीक है। पर डे 2 आवर्स का क्लासेस, खत्म हो गए क्लासेस, 15th में से मॉक्स, अपीयर फॉर द टेस्ट, क्लियर। So I'll take a class next week where I'll start 6th class of fixed income active management credit strategies. See you there. Hope you will do the 5 classes पहले। तो फिक्स्ड इनकम एक्टिव मैनेजमेंट का 5 क्लासेस कर लेना, उसके पहले 2 क्लास यूट्यूब पे है, ठीक है। बाय।